मेरी स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर आ रही हैं? ठीक है। अच्छा, कल हमने ना पॉइंटर्स पढ़े थे, तो हमने ना लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स को डिस्कस किया था, उसमें एक आधी चीज़ ज़रा रह गई थी, तो उसको वो इसलिए नहीं मैंने तब बताई थी क्योंकि ना हमने पॉइंटर्स नहीं पढ़े थे। अब हम पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं, तो अब हम उस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं एक दफ़ा कि स्ट्रिंग जो कि कैरेक्टर है उसमें क्या इशू है। तो सी प्लस प्लस वाला कौन है, वो ज़रा हैंड रेज़ करे। अच्छा, आई रिपीट अगेन, सी प्लस प्लस वाला अगर कोई है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। ठीक है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस के अंदर हम कैरेक्टर अरे के साथ कम ही काम करते हैं, हम उसमें स्ट्रिंग्स बना देते हैं। तो लिहाजा हम अभी आपके हवाले से जो भी हम बात कर रहे होंगे ना, वो सी प्लस प्लस के अंदर आप वेरीफाई कर लेना कि स्ट्रिंग के साथ ये मसला है कि नहीं है। बट आई रेकन के नहीं होगा। लेकिन सी वालों के लिए अब ज़रा अटेंटिव होकर ये बात सुने, ये पहली 2 मिनट से 3 मिनट की बात उनके लिए स्पेशल है। ठीक है, तो अभी तक हमने स्ट्रिंग्स बनाई थी, हम एक और स्ट्रिंग बना देते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग बनाने का एक ईजी तरीका ये है कि आप इस तरह स्ट्रिंग बना दें, स्ट्रिंग का नाम रख दें और इसके अंदर हम कुछ भी रखवा देते हैं। ठीक है, और अब इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। और परसेंटेज मैंने इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था, और एस टी आर को यहाँ पास करके आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इतना देखते जाना, साथ साथ समझते रहना। इसको बंद कर देते हैं। ओके, यहाँ पे शान प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यार इस तरह जब आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो ना, इस चीज़ को कहा जाता है स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है कि आप बजाय इसके कि करेक्टर अरे बनाओ, एक एक इंडेक्स पे अलग अलग करेक्टर रखो, आप डायरेक्ट एक स्ट्रिंग पास कर देते हो एक करेक्टर अरे को। इसे स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। स्ट्रिंग लिटरल के साथ एक छोटा सा मसला है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि अगर मैं ये करने जाऊंगा ना, कि मैं ऐसे करता हूँ, ये करूँ, तो अब ये मुझे एक एरर देगा। अब उसका एरर क्या, उसका एरर पढ़ लो। वो कहता है एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। ठीक है, मॉडिफाइबल वैल्यू से इसका मुराद ये है कि भाईजान जो स्ट्रिंग लिटरल होता है ना, बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकता। और आपके सामने है कि मैंने स्ट्रिंग बनाई, शयान रखवाया उसमें, लेकिन जब मैंने उसको दोबारा अली असाइन करने की कोशिश की तो उसने मुझे अलाउ नहीं किया। अच्छा, डू रिमेंबर के स्ट्रिंग के एक करेक्टर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो करेक्टर रही है ना बैकएंड पे। तो ये मुझे अलाउड है कि मैं एस टी आर ऑफ वन को चेंज कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पूरे एस टी आर को कोई नई स्ट्रिंग रीअसाइन करूं। ठीक हो गया? तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं ना, जो स्ट्रिंग लिटरल होते हैं, वो मॉडिफाइबल नहीं होते। तो सवाल ये है कि फिर स्ट्रिंग लिटरल को मॉडिफाई कर कैसे सकते हैं? तो उसका तरीका ये है कि आप फिर स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन करने के बजाय क्या करते हो, एक स्ट्रिंग पॉइंटर डिफाइन करते हो। स्ट्रिंग पॉइंटर बनाने का सिंटेक्स देख लो, आपने कल पॉइंटर्स पढ़े, आपको पता होगा कैर, स्टैटिक और एसटीआर। बस आगे आपको ये चीज देने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं बताने की ये एरे है कि नहीं है। बस इतना कर लो, बन गया। अब एसटीआर के अंदर आप रखवा दो शायान, जो भी रखवा दिया गया। अब एसटीआर के अंदर आप दोबारा कुछ भी रखवा सकते हो, तो उस पर उसको अब एतराज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज बस आपको अलाउड है। इसके प्रिंटिंग का क्या माजरा है, वो सेम ही है जैसे पिछली स्ट्रिंग प्रिंट की थी। और डू रिमेंबर, ये भी नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ही काम कर रहा है। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि अब ये स्ट्रिंग पॉइंटर क्या चीज है। स्ट्रिंग पॉइंटर भी स्ट्रिंग ही है नॉर्मल, जैसे स्ट्रिंग इंप्लीमेंट होती है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको मॉडिफाइबल स्ट्रिंग बनानी है जिसको आप चेंज कर सकते हो, तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग के साथ वो काम नहीं कर सकते, आपको स्ट्रिंग पॉइंटर बनाना पड़ता है। बस इस बात की समझ आ गई? हैंड रेस कर दो। अच्छा, एक और बात। आप कहते हो नहीं भाई, मैं तो स्ट्रिंग पॉइंटर बनाना ही नहीं है, मैंने अपनी पिछली स्ट्रिंग का स्ट्रिंग लिटरली बनाना है और स्ट्रिंग लिटरल को मॉडिफाई करना है। उसका तरीका बताओ। उसका तरीका भी सुन लो, क्योंकि मैंने आपको जो असाइनमेंट भेजनी है ना, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के भी सवाल भेज दिए, क्योंकि ये लास्ट असाइनमेंट होने वाली है। उसके अंदर मैंने स्ट्रक्स के भी भेजे और मैंने और भी बड़े सवाल भेज दिए, और वो सवाल सारे टेक्निकल हैं। वो मैं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे टोकनाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग ये यूज हो रहे हैं। तो मैंने वहां पे आपको लिखा हुआ स्पेशली कि इन सबको गूगल करके स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा तो आप ओके। अब आप चाहते हो कि मैंने आपने स्ट्रिंग लिटरली बनाना है लेकिन उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग की ना एक हेडर लाइब्रेरी होती है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग डॉट एच। ये सी प्लस प्लस वाले भी टेंशन ना लें, वो मजे करें। तो लेकिन वो वेरीफाई कर लीजिएगा कि सी प्लस प्लस में भी ये इशू है कि नहीं है, क्योंकि मुझे अब याद नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो अगर मैं इस काम के साथ करना चाहूँ ना, तो ये काम अगर मैं दोबारा करने लगूँ, तो चलो। अब ये काम यहाँ पे मुझे एरर दिया था ना, इसको मैं रेस करता हूँ, तो एक फंक्शन ही हमें प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉपी। तो एस टी आर सी पी वाई से लिखा जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी के अंदर ना दो पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर वन क्या है, वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू रखवानी है, और पैरामीटर टू क्या है, वो वैल्यू जो आपने रखवानी है। डू रिमेंबर, ये पैरामीटर एक और स्ट्रिंग भी हो सकती है। मैं करके दिखाता हूँ किस तरह। ये देखो, मैं कहता हूँ मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल यानी स्ट्रिंग एस टी आर कैरेक्टर एरे के अंदर वैल्यू रखवानी है, और वैल्यू का रखवानी है, मैं कहता हूँ इस दफा ली रखवा दो।
अब मुझे अलाउड है। अब मैं इसको चलाऊंगा ये स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन के बाद, तो अली प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। ओके। अब हो सकता है कि मैंने एक और कैरेक्टर अरे बनाई हो, इसका नाम मैं रख दूं केजे, और केजे के अंदर मैं रखवा दूं बस ये। ठीक है। तो बजाय इसके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूं, मैं वहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि ये जो दूसरी स्ट्रिंग है ना, इसको कॉपी कर दो। ठीक है। तो बात इतनी है कि स्ट्रिंग कॉपी लिखना है, स्ट्रिंग कॉपी के अंदर जो राइट साइड वाली स्ट्रिंग है वो कॉपी हो जाएगी लेफ्ट वाली के अंदर, और जब वो कॉपी होगी तो लेफ्ट वाली की जो प्रीवियस वैल्यू है जो कि अभी शयान है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, उसको कोई नई वैल्यू मिल जाएगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी? जो मैं असाइन कर रहा हूँ। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इस बात की समझ लगी है तो हैंड रेस कर दो। चलो, ये हो गया स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ी सी बात। आज हम अपना ओरिजिनल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम ना थोड़ा सा इनुमरेशन को देखेंगे, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर मूव कर देंगे। ठीक हो गया। चलें इनुमरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, इस सबको रेस कर देते हैं। ये मैंने आपको बस इतनी बताया कि वो आपके असाइनमेंट के अंदर इसके सवाल है। चलो, इनुमरेशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं उसका सिंटैक्स लिखता हूँ। सिंटैक्स क्या कि आपने एनम लिखना है और उसके बाद उसका आपने नाम दे देना है। तो नाम लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ मंथ्स। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके अंदर मैं लेट से कुछ मंथ्स के नाम लिख देता हूँ, जैन, फेब, मार्च। ठीक है। ओके, ये होता है इनमरेशन। अब इनमरेशन क्या है ये सुन लो। आप लोग सारे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते आए हो हैश डिफाइन से। ठीक है। इमेजिन करो मुझे मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स को एट द सेम टाइम डिफाइन करना हो, तो बूम आपके लिए इनमरेशन वो काम कर देता है। ठीक है। तो आपका इसका सिंटैक्स क्या, आपने एनम लिखना है, उसके बाद जो सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स आपने बनाने हैं या सेट ऑफ, इसका नाम क्या हो गया, मंथ्स। अच्छा, वैल्यूज कैसे साइन होंगी? जैसे एक अरे के इंडेक्सेस होते हैं, तो ये जैन को आपने 0 साइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फेब को 1 साइन हो जाएगा, मार्च को 2 साइन हो जाएगा। इसको प्रिंट करके वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो प्रिंट एफ के अंदर हम क्या करते हैं, अच्छा सी प्लस प्लस वाले यहाँ से सुन लो, ये एनम सी प्लस प्लस में भी है और सेम ही है। तो ये तीन हम प्रिंट कर देते हैं, जैन, फे, फेब और मार्च। ठीक है। और हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो बात हमने की है क्या वो ठीक भी है कि नहीं है। तो 0 1 2। ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है एनम का वो भी सुन लो। आपने एनम लिखना है, आपने एनम को कोई ना कोई नाम देना है, इस केस में हमने उसका नाम मंथ दे दिया। उसके बाद अंदर आप जितनी भी वैल्यूज लिखोगे उनको ऑटोमेटिकली एनम वैल्यूज असाइन कर देगा, रेंजिंग फ्रॉम 0 टू साइज -1। आप चाहते हो ऐसे ना हो, इनको वो वैल्यूज असाइन हो जो आप चाहते हो असाइन हो। ये देखो यहाँ पे लिखा आया था जैन इज इक्वल टू 0, फेब इज इक्वल टू 1 और मार्च इज इक्वल टू 2। आप चाहते हो आपकी मर्जी की वैल्यू असाइन हो, तो वो भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो 23, आप यहाँ पे लिख दो 44, और मार्च को भी दे ही देते हैं, उसका क्या कसूर है, 12 दे देते हैं। और अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो ये लो उनको वैल्यूज असाइन होगी। तो बेसिकली सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने का तरीका है जो कि आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं। सिंटैक्स आपको मिल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन क्या, ऑनेस्टली मैंने अभी तक कैनन को यूज नहीं किया, लेकिन आपकी कोर्स आउटलाइन में डिफाइंड है तो आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूजलेस है, इसका जरूर कोई यूज होगा, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा गलत पॉइंट दे दूं जस्ट टू प्रूव कि मुझे बहुत आता है। ठीक है। तो आपको मेरा बताने का मकसद ये था कि एनम ये होता है, उसके अंदर ऐसे आपकी वैल्यूज डिफाइन हो जाती हैं और उनको न्यूमेरिक वैल्यूज भी असाइन हो जाती हैं। अगर कोई वैल्यू खुद असाइन नहीं करे तो फिर 0 से साइज -1 तक खुद ही वैल्यूज असाइन होंगी, अदरवाइज अपनी मर्जी से वैल्यू असाइन कर सकते हो, जो कि मैंने कर दी। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, वॉइस एरर आया था। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मेरी लास्ट आवाज कब तक सही आई है? क्योंकि ये वॉइस एरर आता रहेगा रिपीटेडली, तो अब ये मजबूरी है हमारी। मैं एनम समझ आया बेसिक लेवल पे, वो जहां तक मैंने वैल्यूज असाइन की थी वो समझ आई थी? तो हैंड रेस करके बता दें। ठीक है। तो बस मैं इतना बता रहा हूँ कि आपने एनम लिखना है, उसके बाद उसको कोई नाम देना है, और उसके अंदर आपने स्क्वायर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ना उन वेरिएबल्स या सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स के नाम दे देंगे। इनको कॉन्स्टेंट्स कहें तो बेहतर है। ठीक है। तो अगर इनको आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे, जैसे मैंने 23, 44 और 12 की हैं, तो फिर इनको 0 से लेकर साइज -1 तक ऑटोमेटिकली वैल्यूज असाइन हो जाएंगी जैसे पहले हो रहा था। तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको एनम कहा जाता है। तो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि खास जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। जस्ट फॉर द लास्ट टाइम, किसी का सवाल है तो पूछ ले, अगर एनम क्लियर है तो आपको आप अपना हैंड रेस कर दें। जी, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। आई गेस नहीं दे सकते, क्योंकि जब एनम का स्ट्रक्चर डिफाइन करना ना, आपको उसके अंदर ही बताना पड़ता है, वरना तो वो फिर वेरिएबल के तौर पे ऐड करने लग गए ना, हमने से वेरिएबल थोड़ी ना बनाना है।
ओके, सबको समझ आ गया ना? फॉर द लास्ट टाइम हैंड रेस कर दें। वानी, आपका पॉइंट क्लियर हुआ कि और कोई सवाल है आपका? ओके। हमने अभी तक ना अब हम स्ट्रक्स पढ़ने लगे हैं। स्ट्रक्स का थोड़ा बैकग्राउंड डेवलप कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि स्ट्रक्स आए क्यों, काम क्या करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की उसमें हमने जितने भी वेरिएबल की डेटा टाइप्स पढ़ी वो डेटा टाइप्स थी जो कि कंपाइलर में प्री डिफाइंड थी। और अगर हमने कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स भी पढ़े तो हमने ऐसे कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स पढ़े जिनकी डेटा टाइप्स फिर से कंपाइलर में प्री डिफाइंड थी। मेरे कहने का मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब सुन लो कि हमने अभी तक अगर अरेज पढ़ी तो हमें पता था कि वो इंटीजर टाइप की अरेज है, इंट लिखते थे, इंट इज अ कीवर्ड। कंपाइलर को पता था ये 4 बाइट से रिजर्व करनी है। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्राइमरी डेटा टाइप्स, अगर आपको पहला लेक्चर आपका याद आया हो। इसके अलावा हमने क्या किया, अरे प्राइमरी डेटा टाइप नहीं है, इंट प्राइमरी डेटा टाइप है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसके बाद फ्लोट प्राइमरी डेटा टाइप थी, आप किसी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर रहे थे। इसके अलावा आप कैर टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे थे। आज हम एक सेकेंडरी डेटा टाइप काम कर रहे हैं, और आप नहीं चाहते, आप जानते हैं कि सिर्फ इंट, सिर्फ कैर और सिर्फ फ्लोट टाइप के वेरिएबल से आपका काम नहीं होने वाला। अपने प्रोग्राम को मैनेजेबल बनाने के लिए आप एक प्रोग्राम आर्किटेक्चर बनाते हो और आप कहते हो कि चलो हम एक समझने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम एक स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और हम कहते हैं कि यार इनसे तो काम नहीं होने वाला। तो व्हाट इफ मेरे पास एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल आ जाए, या मेरे पास एक टीचर टाइप का वेरिएबल आ जाए। अब स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, कंपाइलर को क्या पता स्टूडेंट की टाइप क्या है, या कंपाइलर को क्या पता टीचर कौन सी टाइप का नाम है। तो ये कौन सी टाइप्स हैं, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। कौन सी? यूजर डिफाइंड। अब मैं बीइंग अ यूजर डिफाइन करूंगा, बीइंग अ प्रोग्रामर, कि किस टाइप का वेरिएबल चाहिए। इस काम को स्ट्रक्ट्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। स्ट्रक्ट्स के पैरेलल यूनियंस एग्जिस्ट करते हैं, और यूनियन क्या होता है वो आप खुद पढ़ोगे। इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊंगा, छोटी सी है, मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या है, और वो आप खुद कर लेना। ठीक है, तो यूनियंस आप खुद करना, स्ट्रक्ट्स मैं करा देता हूँ। ओके, स्ट्रक्ट बनाने का तरीका क्या, आपने कीवर्ड लिखना है, इसको कहते हैं स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्ट के बाद आपने बेसिकली अपने स्ट्रक्ट की जो वेरिएबल की डेटा टाइप बनानी है ना, उस डेटा टाइप का नाम रखना है। तो मैं स्टूडेंट डेटा टाइप बनाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं कहूंगा एक स्टूडेंट डेटा टाइप का स्ट्रक्ट बना दो। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के एंड पे सेमीकोलन। चलो, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, ये पीछे आवाज की थोड़ी डिस्टॉर्शन है, ये काइंडली मुझे बता दीजिएगा अगर ज्यादा हो। ठीक है, चलें। अच्छा, स्टूडेंट का स्ट्रक्ट बनाया, सिंटैक्स क्या, स्ट्रक्ट लिखा, स्ट्रक्ट की डेटा टाइप का नाम लिखा, डेटा टाइप का नाम क्या, स्टूडेंट। माइंड इट, इस पार्ट ने अभी मेमोरी में कोई जगह रिजर्व नहीं करनी। ये एक डेफिनेशन डिक्लेयर हो रही है कि कंपाइलर को बताया जा रहा है कि इस डेटा टाइप को हम डिफाइन करने लगे हैं तुम्हारे अंदर, और इस डेटा टाइप के अंदर क्या क्या चीजें। मैं कहता हूँ कि यार स्टूडेंट का इंट एक तो रोल नंबर आ गया, उसके अंदर मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टूडेंट का कैरेक्टर नेम भी आ जाएगा। साइज दे देते हैं, मैक्सिमम साइज 20 का हो सकता है। और तीसरी बात मैं ये कह देता हूँ कि एक इंटीजर एरे भी होगी मार्क्स की, तो इसका नाम मार्क्स रख देते हैं। और अभी तक इस एरे के अंदर ना 2 एलिमेंट्स रखवाते हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट होगा उसके मैट्रिक के मार्क्स, और दूसरा एलिमेंट रखवा देंगे उसके एफएससी के मार्क्स। ठीक हो गया, तो डेट्स ऑलरेडी क्लियर है स्ट्रक्ट। अब ये स्ट्रक्ट क्लियर हो गया, कंपाइलर को पता लग गया कि एक स्टूडेंट टाइप की डेटा टाइप बन गई है। उस स्टूडेंट टाइप की डेटा टाइप के अंदर एक उसका रोल नंबर होगा, एक उसका नेम होगा, और 2 उसके मार्क्स की एरे है। ठीक हो गया। अब इसके डेटा टाइप्स को अंदर एक्सेस कैसे करना है, इसका वेरिएबल बना के इसको यूज कैसे करना है, वो बात की बातें हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसकी टेंशन ना लें। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जैसे सिंटैक्स से मैंने डिक्लेयर किया है, इसकी समझ आई है? तो हैंड रेस कर दो कि स्ट्रक्ट बना किस तरह। ठीक है, ओके, अब आगे सुनो। अब इसका वेरिएबल बनाना ना, तो वेरिएबल बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आपने पहले लिखना है स्ट्रक्ट, ताकि उसको पता लग जाए कि आप किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हो। अब देखो, नॉर्मल वेरिएबल आप किस तरह बनाते थे, आप लिखते थे डेटा टाइप, ये डेटा टाइप क्या हो गई, इंट, और उसके बाद आप नाम लिखते थे वेरिएबल का, लेट्स से वेर, और डिक्लेयर हो जाता था, ऐसी है। तो अब स्ट्रक्ट के बाद पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप मैंने क्या बताई है, स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ एसटी। ठीक है, तो स्ट्रक्ट, वेरिएबल की डेटा टाइप, और फिर वेरिएबल का नाम, और ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इस डेफिनेशन के ऊपर। अब इस वेरिएबल के अंदर ये सारी चीजें जो स्ट्रक्ट के अंदर है। सी प्लस प्लस वाले सुन लो, आप ये स्ट्रक्ट नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, यहां तक आपका काम सेम है।
लेकिन यहाँ पे नीचे अगर आप ये स्ट्रक्ट नहीं लिखोगे, इस तरह भी लिख दोगे ना जितना मैंने हाईलाइट किया है, ये चल जाएगा। लेकिन सी के अंदर स्ट्रक्ट लिखना जरूरी है, नहीं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको एक्सेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आपने लिखना है स्ट्रक्ट वेरिएबल का नाम जो कि st है, फिर आपने प्रेस करना है डॉट। अब डॉट के बाद आप देख सकते हो उसने मुझे वो सारी ऑप्शंस दे दी जो इसके अंदर क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि st डॉट रोल नंबर के अंदर 23 रखवा दो। जैसे पहले वेरिएबल में वैल्यूज रखवाते थे, अभी भी वैसे ही रखवा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब स्ट्रक्ट वेरिएबल का नाम लिखना है और फिर डॉट लिखना है। और फिर मैं कहता हूँ st डॉट, पहले अच्छा रोल नंबर तक समझ लो। ये पार्ट जो बैठ गया, इसकी समझ आई है तो हैंड रेस करो। क्या क्वेश्चन था? आप पूछ लो दोबारा। ठीक है, वॉइस में रिपीट कर देता हूँ, उसकी टेंशन लो। मैंने बस ये पूछा था कि स्ट्रक्ट का जो वेरिएबल बनाया है, हाँ नेस्टेड स्ट्रक्ट्स बन सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक स्ट्रक्ट बनाओ स्कूल का, एक स्ट्रक्ट बनाओ स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का स्ट्रक्ट आप स्कूल के स्ट्रक्ट के अंदर रखवा सकते हो। लेकिन माइंडेड ये हरकत नहीं करनी कि स्टूडेंट के स्ट्रक्ट के अंदर ही स्टूडेंट का स्ट्रक्ट रखवा दो, वो एक इन्फिनिट लूप क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का स्ट्रक्ट पड़ा होगा, उसके अंदर फिर स्टूडेंट का स्ट्रक्ट पड़ा होगा, और वो चलता जाएगा। अच्छा, हमने स्ट्रक्ट का टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका सिंटैक्स बता दिया मैंने कि क्या लिखना है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप लिखनी है और फिर वेरिएबल का नाम st है। और वेरिएबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए पहले उस वेरिएबल का नाम लिखो, फिर डॉट डालो और डॉट के बाद अपने डिजायर्ड एट्रीब्यूट को चेंज कर लो। तो अब मैं इसका नेम भी चेंज करके देख लेता हूँ। तो st डॉट नेम के अंदर मैं रखवाता हूँ अहमद। ठीक है, एंड ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा। एरर आ गया। एरर पढ़ लो क्या है। वो कह रहा है एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। तो मुझे बताओ इस एरर को ठीक कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रक्ट के अंदर जाके उसकी कैरेक्टर एरे के अंदर एक नाम रखवाने की कोशिश की, एक स्ट्रिंग लिटरल रखवाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कहा ये मॉडिफाइबल वैल्यू नहीं है। तो मुझे बताओ मैं अब इसके अंदर स्ट्रिंग कैसे रखवाऊंगा। स्ट्रिंग कॉपी पॉइंटर, ठीक है, और कोई जवाब? ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम स्ट्रिंग कॉपी के साथ जाएं। ठीक है, पॉइंटर क्रिएट करेंगे फिर अलग मसला डालेंगे, तो इट्स बेटर कि अभी हम स्ट्रिंग कॉपी के साथ बात करें। तो हम इस काम को करने की बजाय क्या करते हैं, हम इसको रेस कर देते हैं, हम str लगा देंगे। और पहला पैरामीटर कौन सा है जिसके अंदर वैल्यू रखवानी है, तो st डॉट नेम, और दूसरा पैरामीटर क्या है, अहमद रखवाना है। ठीक हो गया, ओके। अब तीसरा क्या है, उसके अंदर मार्क्स की एरे है, तो मार्क्स की एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर जाके 1027 रखवा दो, और मार्क्स की एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जाके आप देख सकते हो ये प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं चेंज हुई, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पहले करते हो। फर्क इतना है कि अब ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रोल नंबर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए मुझे पहले इस स्ट्रक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा जो कि मैंने st डॉट से st से एक्सेस किया, उसके बाद डॉट लगा के इसके अंदर मुझे रोल नंबर को एक्सेस करना पड़ेगा। बस इतना सा फर्क है, बाकी का काम सारा वही है जो आप पहले करते आए हो। ठीक हो गया, तो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ स्ट्रक्ट वेरिएबल, और फिर आप उसके अंदर की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। आप समझ जाइए स्ट्रक्ट। मैं रिपीट करता हूँ, अगर अब समझ आई है कि स्ट्रक्ट के वेरिएबल कैसे बनाने हैं, तो हैंड रेस कर दें सारे, और अब किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले। जी जी, यूजर से ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, वरना इसका पर्पज ही क्या होता। चलो एक और काम करते हैं, अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं जस्ट टू गेट अ डीपर लुक एट स्ट्रक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ कर देते हैं। हम प्रिंट एफ के अंदर कह देते हैं कि सर जी रोल नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी, और फिर यहाँ पे एस टी डॉट रोल नंबर, क्योंकि हम खाली रोल नंबर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते आपको मैंने बता दिया। ठीक हो गया, ओके। अभी तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, रोल नंबर हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नेम। ओके, नेम और इज इक्वल टू, यहाँ पे परसेंट एस आएगा, और नाम किधर पड़ा है, एस टी डॉट नेम के अंदर पड़ा है। ठीक हो गया, उसके बाद इसके मैट्रिक के मार्क्स आ गए, वो एस टी डॉट जो मार्क्स की एरे है उसके 0th इंडेक्स के ऊपर पड़े हैं। और फिर इसके एफ के मार्क्स आ गए, तो वो एस टी डॉट मार्क्स की ही एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर पड़े हैं। बस सिंपली मैंने उसको एक्सेस करके प्रिंट कर दिया। तो अब मैं रन कोड करूंगा,
तो ले लें, प्रिंटिंग हो गई। सो बहुत सिंपल है, आप स्ट्रक्ट का एक वेरिएबल बनाएं, डॉट लगा के उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को फिल कर लें, यूजर से इनपुट लेनी है उससे ले लें, खुद भरना है खुद भर लें, और इस तरह वो प्रिंट भी हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि स्ट्रक्ट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, माइंड इट एस टी नाम का जो वेरिएबल बना हुआ है, इसकी डेटा टाइप स्टूडेंट है। ठीक है, वो स्टूडेंट डेटा टाइप कौन सी डेटा टाइप है जो कि हमने इधर बनाई हुई है। तो अब स्ट्रक्ट्स थोड़े क्लियर हुए हैं, तो आप जरा हैंड रेस करते हैं फॉर द लास्ट टाइम। नहीं, ये एलियस नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है। देखो, स्टूडेंट है डेटा टाइप का नाम। मैंने कंपाइलर को जब स्ट्रक्ट स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने उसे बताया था कि एक डेटा टाइप एग्जिस्ट, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिसका डेटा टाइप का नाम क्या, स्टूडेंट। जैसे इंट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, अब स्टूडेंट भी डेटा टाइप है। अब वो स्टूडेंट डेटा टाइप पे वेरिएबल तो बनाना है ना, अब उस वेरिएबल का भी कोई नाम होगा। उस वेरिएबल का नाम, वो वेरिएबल का नाम बेसिकली एस टी है। तो एस टी इज द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड ऑन द डेटा टाइप स्टूडेंट। अच्छा, सी प्लस प्लस वालों के लिए तो आसानी है, उनको यहाँ पे स्ट्रक्ट नहीं लिखना पड़ता, लेकिन आपने यहाँ पे काफी वेरिएबल्स बनाने हो तो बच्चों को गुस्सा आता है बार बार स्ट्रक्ट लिख के। तो आप इस काम को छोटा कर सकते हैं टाइप डेफ की मदद से। और टाइप डेफ से ये कैसा छोटा होता है वो आप देख लीजिएगा। वो आप नहीं भी करोगे तो ऑनेस्टली उसका कोई खास मसला नहीं है। मैं ऑनेस्टली उसको कहता हूँ कि अगर आपका टीचर आपको यूनिवर्सिटी में करा दे तब कर लेना, लेकिन वो आप देखोगे ना एक बारी में तो आपको समझ लग जाएगी, वो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। करती क्या है, ये जो सारी हेडेक है ना लंबा लिखने की, इसको थोड़ा सा कम कर देती है, ज्यादा नहीं करती बस। तो एस टी बेसिकली वेरिएबल, अगर आप पिछली डेटा टाइप्स को कंपोज कर सकते हैं और फिर इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, डॉट लगा के कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने ना कल पॉइंटर्स पढ़े थे, तो अगर हम स्ट्रक्ट टाइप के वेरिएबल का पॉइंटर बना दें तो उससे हम उसके वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो देखने के लिए ना इसको बना लेने देता हूँ। ठीक है, इसको नीचे ले आता हूँ। ओके, अब मैं एक पॉइंटर बनाने लगा हूँ। पॉइंटर का सिंटैक्स हम डिवाइस कर लेते हैं। पॉइंटर का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आपने वो डेटा टाइप लिखनी है जिस डेटा टाइप का पॉइंटर बनाने लगे हो। तो स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल का पॉइंटर बनाना है ना, तो ये लो। फिर आपने स्टैटिक डालना है, फिर आप पीटीआर लिख दें, और उसके बाद क्या करना है, आपने एड्रेस पास करना है उस वेरिएबल का। चलो, ये पॉइंटर बन गया। तो ओके, यहाँ पे स्टूडेंट आइडेंटिफाइंड है क्योंकि साथ स्ट्रक्ट नहीं लिखा गया था, अब मसला करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट का टाइप का पॉइंटर बन गया और इसके अंदर एड्रेस किसका पड़ा हुआ है, एस टी वेरिएबल का पड़ा है। ओके, अब एक छोटा सा मसला है, हम यहीं से इसको चेंज कर लेते हैं। अब हम ना पॉइंटर के थ्रू प्रिंटिंग करने जाते हैं। इंस्टेड ऑफ एस टी में यहाँ पे पीटीआर लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। उसने मुझे एरर दे दिया, एरर पढ़ लो। वो कहता है कि एक्सप्रेशन को तो स्ट्रक्ट और यूनियन टाइप का होना चाहिए था, लेकिन एक्सप्रेशन है टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर टाइप का। उसके कहने का मतलब ये है कि सर आपने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था ना, सिंपल वेरिएबल, आप इसके साथ ये डॉट यूज कर सकते हो, लेकिन आपने अब यहाँ पे पॉइंटर बना दिया है, आप पॉइंटर के साथ डॉट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये एरर है उसका बेसिकली। अब मेरी बात सुनो, कल का लेक्चर आपने लिया, मैंने आपको चीज बताई थी कि पॉइंटर जिस वेरिएबल को रेफर कर रहा है, जिस वेरिएबल का एड्रेस उस पॉइंटर के अंदर पड़ा है, अगर मैंने पॉइंटर को यूज करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो फिर पॉइंटर को क्या करना पड़ता है। आई रिपीट, पॉइंटर के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है, हाँ, उस पॉइंटर्स को यूज करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा, डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पीटीआर पॉइंटर है ना, जो स्ट्रक्ट का बेसिकली पॉइंटर बना हुआ है, अब हमें इसे डी रेफरेंस करना पड़ेगा। इसे डी रेफरेंस करने का तरीका देख लो, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर इसके नाम से पहले, अबे भाई, ओके, यहाँ पे आपने स्टैटिक डाल देना। अब ये चीज अलाउड है, ये लो सिंटैक्स एरर चला गया आपका, रोल नंबर 23 प्रिंट हो गया। एक तरीका तो ये है, मुझे पर्सनली ये तरीका नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि बहुत टीडियस है कि मैं बार बार पॉइंटर के इर्द ब्रैकेट डालूं, उस ब्रैकेट के अंदर स्टार डालूं, और ये नीट भी नहीं लग रहा, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता। तो इसका मैं दूसरा और ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका बता देता हूँ। अगर ये तरीका समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करते हैं। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, बस ये लो हो गया काम। बजाय इसके के ब्रैकेट डाल के उसको डी रेफरेंस करो, उसको डी रेफरेंस करने का एक और तरीका कि आप यहाँ पे एरो लगा दो। एरो कैसे लगाना है, आपके पास जीरो की के साथ हाइफन है और फिर ग्रेटर देन का साइन है, इन दोनों को लिख दो तो उसको समझ लगेगी कि अच्छा ये पॉइंटर डी रेफर हो रहा है। अगर मैं इसको भी चलाऊंगा सेम आंसर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंटर को डी रेफरेंस करने का एक थोड़ा नीट तरीका है निस्बतन इसके। अब मैं नीचे भी सबको इसी तरह डी रेफर कर सकता हूँ, तो जी जरूर कर सकता हूँ, वो मैं करके दिखा देता हूँ कि मैं
ओके, यहाँ पे मैं आई गेस ऑल्ट को प्रेस करके अगर मैं मल्टीपल जगह पे क्लिक करूँ तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रेस करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ पीटीआर और मैं यहाँ पे एरो डाल देता हूँ। ठीक है, ये लो आपका काम हो गया। अभी बाकी की प्रिंटिंग भी एज इट इज कर देगा, कोई मसला नहीं आएगा। ये लो आपकी बाकी की प्रिंटिंग भी होगी। तो इस तरह आप बेसिकली स्ट्रक्ट का पॉइंटर बना सकते हो और उस पॉइंटर को इस तरह डी रेफरेंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझ लगी स्ट्रक्ट और पॉइंटर आपस में कैसे काम करते हैं, तो हैंड रेस कर दो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले भी। क्योंकि हैंड रेस सिर्फ 2 आ रहे हैं, बाकी बच्चे सवाल नहीं कर रहे, मैं फॉर द लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अगर समझ नहीं आई तो पूछ लो, नहीं तो हैंड रेस करके वहीं आप जैसे शो करते हो, क्योंकि हैंड रेसेस कम है। चलो, आई एज्यूम के समझ आ गई है। मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। बेसिकली ये जो स्ट्रक्ट बना है इसका आप पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर के सिंटैक्स पे कल डिटेल में बात हो गई थी। अलबत्ता पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि जिस वेरिएबल का पॉइंटर बनाना उसकी टाइप पहले लिख दो, फिर स्टार डाल दो और फिर पॉइंटर का नाम लिख दो और फिर एड्रेस पास कर दो उस वेरिएबल का। अब इसको डी रेफरेंस करके वेरिएबल की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि स्टार डाल दो और पॉइंटर को ब्रैकेट से सराउंड कर दो। ये तरीका थोड़ा कोड को नीट नहीं रखता, तो फिर यहाँ पे बेहतर यह है कि पॉइंटर का नाम लिख के एरो नोटेशन को यूज कर लो। तो ये बेसिकली अभी तक स्ट्रक्ट की जितनी कहानी थी हमने देख ली है। इसके अलावा हम इतना देख लेते हैं कि फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट कैसे पास होता है। तो मैं कैसा करता हूँ, मैं फंक्शन बनाता हूँ वॉइड टाइप का और मैं इसका नाम रखता हूँ चेंज स्ट्रक्ट। ठीक है, और वॉइड चेंज स्ट्रक्ट के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रक्ट टाइप की पैरामीटर आएगा, एक वेरिएबल आएगा जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का होगा। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाकर ना इसकी यहाँ डेफिनेशन बनाते हैं। इसमें देखते हैं करना क्या है। चलो, ठीक है। अच्छा, फॉर द टाइमिंग हम इसके अंदर एस टी वेरिएबल जो भी आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके मार्क्स को चेंज करेंगे और उसके अंदर 12 रखवाएंगे। और अब उसके जो रोल नंबर, अच्छा मार्क्स नहीं, रोल नंबर को चेंज करके उसके अंदर 78 रखवाना था। मार्क्स को भी नहीं चेंज करता, बस इतना सा काम है। चेंज स्ट्रक्ट का फंक्शन है, उसके अंदर स्ट्रक्ट का वेरिएबल पास करूंगा और उसके रोल नंबर को चेंज करके 78 कर दूंगा। यहाँ पे रोल नंबर 23 है, तो इसके नीचे ही मैं चेंज स्ट्रक्ट को कॉल करूंगा। ओके, और मैं ये लो उस वेरिएबल को पास कर दूंगा। पॉइंटर को थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंटर के बजाय हम वापस यूज कर लेते हैं एस टी डॉट को। ठीक है, चलो। अच्छा, दोबारा सुन लो, ये स्ट्रक्ट वेरिएबल बना, इसके अंदर रोल नंबर मैंने 23, नाम अहमद रखवा दिया, मार्क्स की 0th अरे पे 1027 रखवाया, मार्क्स की फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर 1046 रखवाया। चेंज स्ट्रक्ट के फंक्शन में एस टी को पास कर दिया मैंने। चेंज स्ट्रक्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ कि मैं जो सा स्ट्रक्ट वेरिएबल पास हो रहा है उसके रोल नंबर के अंदर मैं 78 रखवा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंटिंग कर रहा हूँ। आपसे सवाल ये है कि क्या वैल्यू आएगी रोल नंबर की, 23 आएगी कि 78 आएगी? अच्छा, स्ट्रक्ट इज लुकिंग सेम लाइक फंक्शंस। या देखो, फंक्शन की पहचान ये होती है उसके बाद पैरामीटर्स के राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, ये देख लो, ये नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्ट के अंदर कहीं पे आपको राउंड ब्रैकेट्स ही नजर आएंगे, बस बात खत्म। फंक्शन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, स्ट्रक्ट कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करता। स्ट्रक्ट्स के अंदर बस दूसरे वेरिएबल्स इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये इंट वेरिएबल रख दिया गया, कैर वेरिएबल रख दिया गया, लेकिन यहाँ पे कोई ऑपरेशन तो नहीं परफॉर्म हो रहा, ये कोई वैल्यू तो नहीं रिटर्न कर रहा। तो फंक्शन क्या, फंक्शन एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद उसके पास राउंड पैरेंथेसिस के अंदर कोई सेट ऑफ इनपुट्स होती हैं, देनी है तो दो, नहीं तो ना दो। लेकिन स्ट्रक्ट के साथ ये केस नहीं होता। आप थोड़ी समझ आइए स्ट्रक्ट और फंक्शन में क्या फर्क है। ठीक है, बच्चों ने 23 क्या है उसको हम चला के देख लेते हैं कि इज इट करेक्ट और नॉट, और हम इसको कोड को रन करते हैं। तो रोल नंबर 23 ही है और बिल्कुल सही का है। इसकी रीजन क्या है, हमने पढ़ा था वेरिएबल को अगर एज इट इज पास करोगे तो कॉल बाय वैल्यू होता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए हमने ये भी पढ़ा था कि एरे हमेशा पास बाय रेफरेंस होती है, और इस स्ट्रक्ट के अंदर एक एरे पड़ी हुई है।
तो अगर मैं ऐसे करूं कि मैं इसके अंदर अब जाके st डॉट मार्क्स की एरे के अंदर 0th इंडेक्स के ऊपर रखवा देता हूं 1111 और कॉपी करके इसे पेस्ट करता हूं और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे भी यहीं रखवाता हूं। अब मैंने क्या किया, सिर्फ रोल नंबर। अब मुझे बताओ प्रिंटिंग के वक्त रोल नंबर तो तुम लोग सही गैस कर गए, मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स क्या प्रिंट हो गए? क्या वो ये वाले प्रिंट होंगे 1027 और 1046 के फिर वो 4 दफा 1 प्रिंट होगा? ये बता दो। 111 ठीक है, एक आंसर आ गया। चेंज। ओके, और जवाब जरा दें, थोड़ी बहुत आइडिया। 1027 ठीक है, अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको होगा क्या। चला देते हैं, रन करते हैं। 1027 ही आया, 1046 ही आया। सवाल ये है, अच्छा चेंज नहीं हुई वैल्यूज, ये समझ लगी? आप मेरे से पूछ सकते हो भाई अरेज तो पास पे रेफरेंस होती हैं, ये क्यों नहीं चेंज हुआ? उसकी रीजन सुन लो। मैंने आपको कहा था एरेज हमेशा पास पे रेफरेंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे पास हुआ क्या है? क्या यहाँ पे एरे पास हुई है कि यहाँ पे स्ट्रक्ट का वेरिएबल पास हुआ है? ये बता दो बस मुझे लिख के। क्या ये एरे पास हुई है कि स्ट्रक्ट का वेरिएबल पास हुआ है? हाँ, हमने स्ट्रक्ट का वेरिएबल पास किया है। जो एरे है वो फंक्शन के अंदर पास नहीं हो रही, वो स्ट्रक्ट के अंदर एम्बेड हुई हुई है। अब जो स्ट्रक्ट का वेरिएबल है उसने पास बाय वैल्यू ही होना है, उसके अंदर एरे रखवा दो या वेरिएबल रखवा दो, उन सब की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट पास हो रहा है, स्ट्रक्ट का वेरिएबल पास हो रहा है, एरे पास नहीं हो रही। तो ये पास बाय रेफरेंस को कहीं ना कहीं आप अगर फील कर रहे थे ना कि इसने इसको वायलेट किया, इसने इसको वायलेट नहीं किया। ये पास बाय रेफरेंस होता तब जब मैं उसको एरे पास करता, लेकिन मैंने उसको एरे पास नहीं की, मैंने उसको स्ट्रक्ट का वेरिएबल पास किया। अब समझ लगी ये जो एरे के एलिमेंट्स चेंज किए ये क्यों नहीं चेंज हुए थे? अब किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है कि मैं नाम लेके सवाल करना शुरू करूं? क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट्स में शो हो रहा है फॉर द लास्ट टाइम। अगर मैक्सिमम हैंड रेजेस कर सकते हैं तो कर दो। चलें, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, यही आपके स्ट्रक्ट्स थे। हमने एक स्ट्रक्ट बनाया, हमने देखा स्ट्रक्ट होता क्या, क्यों बनता है, और एक ऐसी केस स्टडी भी देख ली जिसके अंदर स्ट्रक्ट बनाना जरूरी हो गया था। ठीक है, इसके अलावा हमने स्ट्रक्ट और पॉइंटर का क्या रिलेशन है, वापस में कैसे काम करते हैं, हमने ये भी देख लिया। पॉइंटर को डी रेफरेंस करके स्ट्रक्ट की वैल्यूज को प्रिंट कैसे करना है, ये भी देख लिया। और फिर ये भी देख लिया कि स्ट्रक्ट को जब फंक्शन को पास करते हैं तो स्ट्रक्ट के अंदर अगर एरे पड़ी हुई है तो वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रक्ट को फंक्शन में पास किया, हमने एरे को फंक्शन में पास नहीं किया। इससे पहले हमने ये देख लिया कि हमारी जो कैरेक्टर एरेज होती हैं वो मॉडिफाइबल नहीं होती, लिहाजा या पहली बात। फिर हमने देखा इनम्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं होते, आपने बस लिखना है इनम, इनम का नाम लिखना है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी सेट ऑफ वैल्यूज लिखोगे उनको 0 से 1 तक ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। अगर खुद न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करने नहीं देना चाहते कंपाइलर को, तो फिर आप इक्वल लगा के खुद वैल्यूज असाइन कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे असाइन की हुई है। ठीक है, तो अगर मैं ये ना करता तो जैन को 0 मिल जाता, फेब को 1 मिल जाता और मार्च को 2 मिल जाता, लेकिन अब इनको ये वैल्यूज मिलेंगी जो मैंने उसको दी है। तो एनम, एनम का नाम और फिर कर्ली ब्रेसेस हो रही है। उसके बाद स्ट्रिंग्स वाला काम किया, फिर देखा कि स्ट्रक्ट कैसे बनता है। स्ट्रक्ट इस तरह बनता है, स्ट्रक्ट और स्ट्रक्ट का फिर डेटा टाइप का नाम, माइंड इट, ये डेटा टाइप का नाम है। फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो। उसके बाद मेन में लिखो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और फिर उस वेरिएबल का नाम जिससे आपने स्ट्रक्ट को यूज करना है। तो ये वेरिएबल बन गया। अब इसके अंदर ये जो रोल नंबर पड़ा है, ये जो नेम पड़ा है, ये जो मार्क्स की अरे पड़ी है, इसको आपने डॉट लगा के एक्सेस करना है। उसके बाद ये भी पढ़ लिया कि अगर इसका पॉइंटर बनाया तो डी रेफरेंस करने के लिए या तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो कि ब्रैकेट्स के अंदर उसको स्टैटिक लगा के डी रेफर कर दो, नहीं तो एरो नोटेशन बताई थी वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर का कंटेंट बेसिकली यही था, ये सारी चीजें थी। अगर आज का लेक्चर समझ आ गया तो समझ हैंड रेस कर दें। सॉर्ट ऑफ प्री प्रोसेसर ही काम करता है, यस। ठीक है, सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। एरो नोटेशन वाला रिपीट कर दें। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ये मैंने ना स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर बनाया जिसमें एड्रेस रखवा दिया इस वेरिएबल का। अब मैंने बताया कि अगर मैंने इसको डी रेफरेंस करके इस रोल नंबर को एक्सेस करना है तो
यहाँ पे डॉट लगाने के लिए मुझे इस पॉइंटर के इर्द-गिर्द ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और उस ब्रैकेट के अंदर स्टार लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने साथ ये भी बताया था कि ये नीट तरीका नहीं है। ज़्यादा नीट तरीका क्या है कि मैं ये जो हरकत की है ना ब्रैकेट वाली, इसको मैं रिमूव कर दूँ, यहाँ से स्टार भी हटा दूँ, ऐसे लिखा रहने दूँ और यहाँ से डॉट को हटा के एरो लगा दूँ, बस। ये एक सिंटैक्स का तरीका है। तो ये एरो नोटेशन इसको कहा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लगे समझ? जी, हम स्ट्रक्ट की डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। एक्सीलेंट पॉइंट। आपको नॉर्मली चीज़ें भी इस तरह मिलेंगी, ये भी देख लो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्ट को अच्छा यहाँ पे इनिशियलाइज़ेशन कह रहे हो, सॉरी, हाँ। यहाँ पे देखो इतना मेसी हो जाएगा कोड अगर आप करोगे, आप खुद देख लो कि आप इसी लाइन के अंदर मुझे खुद बता दो कि st डॉट रोल नंबर को कैसे चीज़ें असाइन कराओगे, इसको कैसे असाइन कराओगे, इसको कैसे असाइन कराओगे, ठीक है? तो इट्स बेटर कि पहले डिक्लेयर कर लो सुकून से और फिर इनिशियलाइज़ेशन का काम ऐसे नेक्स्ट लाइन में कर लो। अच्छा, इनकी बात से एक और बात याद आई, आपको नॉर्मली कोड के अंदर इस तरह की करेंगे, STUDENT लिख देता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको इस तरह का कोड स्निपेट मिलता है तो इसका क्या मतलब है ये भी देख लो। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक स्ट्रक्ट की डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के ऊपर एक स्टूडेंट नाम का ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ग्लोबल वेरिएबल क्या हमने फंक्शंस के अंदर डिस्कस किया था। एक ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, आपको नॉर्मली बने हुए मिल जाएंगे। लेकिन हम अभी ग्लोबल वेरिएबल बनाना नहीं चाह रहे, तो इस चीज को अभी रहने देते हैं। लेकिन आपको अगर कोई इस तरह यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा मिले ना स्ट्रक्ट की ब्रैकेट के बाद, तो याद रखना कि वो ग्लोबल वेरिएबल है जो किस डेटा टाइप पे डिफाइंड है, इस स्ट्रक्ट की डेटा टाइप के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन या इस तरह ही करो, वो बहुत मैसी हो सकता है। चलो, अब लगे समझ सबको, तो हैंड रेस कर दो। ये आज का लेक्चर कंटेंट इतना ही था। अच्छा, अब बात यह है कि तैमूर आप रिकॉर्डिंग को जरा एंड करो।